पूरे पर्यावरण का जो सबसे प्राण वायु है या प्राण तत्व है वह डाइवर्सिटी ही है। क्यों? विविधता ही है। अगर हम कहें कि पर्यावरण का हमसे कोई एक शब्द में बात करे कि पर्यावरण का जो प्राण वायु है या प्राण तत्व है, जो मूल तत्व, जैसे हम लोगों के अंदर आत्मा हमारी मूल तत्व है, वैसे इस पर्यावरण का मूल तत्व है जैव विविधता का पाया जाना, जैव विविधता का पाया जाना। और दुर्भाग्य से हमारी जैव विविधता ही सबसे ज्यादा संकट में आ गई है। क्यों? जैव विविधता संकट में आ गई है। अब कौन सी प्रजाति कहां विलुप्त हो रही है? हमारे क्रियाकलापों से, क्योंकि हम सीधे सीधे पर्यावरण को तो प्रभावित कर ही रहे हैं अपने क्रियाकलापों से। पर्यावरण में जो पूरा हम अध्ययन करते हैं, हम जैविक चीजों और अजैविक चीजों के बीच में संबंध को ही पढ़ते हैं। हम अभी पूछे नहीं जा रहे, सर तो सब पढ़ा चुके हैं कि जैविक और अजैविक के बीच में जो हमारा अंतर संबंध डेवलप हो रहा है। जैविक मतलब जैसे हम मनुष्य, जैसे अन्य जंतु, अन्य पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेके कवक तक, फंजाई तक, शैवाल तक, जो हम एक जीव हुए, और जो अजैविक घटक हमारे हुए, पर्यावरण, ये मिट्टी, ये नदियां, जो ये सारी चीजें अजैविक चीजें, प्रकाश, ये सब जो अजैविक घटक हैं, हमारा इस जैविक घटक जो हम लोग हुए, ये जीव हुए, और जो ये पर्यावरण के अन्य अजैविक घटक हुए। अजैविक घटक मतलब, अजैविक घटक में कौन आता है? ये बायोटिक फैक्टर में। सर ने आपको बताया होगा कि पर्यावरण के अंदर हम दो चीजों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा हम 2 मिनट में ब्रीफ देकर तब इस विषय पे आते हैं, क्योंकि पर्यावरण पढ़ने, पर्यावरण की आत्मा तक पहुंचना जरूरी। जिस विषय को पढ़े हम, उस विषय की आत्मा तक पहुंचना जरूरी होता है, तब तो हम उस विषय को आत्मसात कर पाते हैं। आत्मसात करने के लिए जरूरी है कि उसकी थीम को समझ लेना, उसकी मूल भाव को समझ लेना। तो पर्यावरण में जो हमारा पूरा अध्ययन का विषय है, वो दो चीजों के संबंधों पर टिका है। इतनी बात तो आप सब लोग जीके में पढ़ते हैं कि पर्यावरण एक संस्कृत का शब्द है, इतनी बात पढ़ते हैं। इन्वायरन जो शब्द बना है वह एक फ्रेंच शब्द है, ठीक है। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच शब्द है। कई बार प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हम कहते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है। कहता है कि इन्वायरन जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो हम कहते हैं कि भाई वो तो फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। लेकिन पर्यावरण के अंदर हम पढ़ते क्या हैं या अध्ययन क्या करते हैं या क्या विषय वस्तु है उसके अंदर, तो उसके अंदर का विषय वस्तु दो चीजें हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है आज का। जैविक और अजैविक दो चीजें आती हैं, जैविक और अजैविक। तब फिर हम इस पे आते हैं, 2 मिनट समझ के फिर आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि पूरे पर्यावरण में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, पूरे पर्यावरण में। जैविक जिसको हम बायोटिक कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं अजैविक, जिसको हम एबायोटिक कहते हैं। अब ये जैविक और अजैविक एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से इनका संबंध कैसे है, एक दूसरे को कौन प्रभावित हो रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है, इसी का पूरा अध्ययन इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। पूरे पर्यावरण में हम इसी बात को अध्ययन करते हैं, क्योंकि पर्यावरण के जो 2 मुख्य घटक हैं, ये भी प्रश्न आपके टेट का है कि पर्यावरण के 2 मुख्य घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। क्योंकि हमको पढ़ने के साथ प्रश्न पर दृष्टि रखना जरूरी है। हम बड़ी बड़ी बात पढ़ लें और प्रश्न गलत हो जाए, इसका मतलब पढ़ना व्यर्थ गया। तो हम पढ़ते चले और प्रश्न का, क्योंकि पढ़ने का कंटेंट हमेशा अलग होता है और प्रश्न की भाषा हमेशा अलग होती है। आप लोग भी देखे ही होंगे कि भाई जब पढ़ने हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो अलग लगता है, और उसमें जब प्रश्न बनते हैं तो अलग तरीके से लगते हैं। तो हमको पढ़ना भी है और उसके प्रश्न कैसे बनते हैं इसको भी देखना है। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि पढ़ाई देती, वो मजा ही नहीं आता देखने का। इसलिए भगवान ने हमारे 2 आंख बनाया, एक इधर और एक इधर, जिसको हम 3D देख पाए। प्रश्न है कि भगवान ने हमारे पास 2 आंखें क्यों दिया, कि जिससे हम किसी को 3 डायमेंशन में देख पाए। तो ये जो जैविक घटक है, जैविक घटक में मनुष्य आएंगे, सारे जंतु आएंगे, सारे सूक्ष्म जीव आएंगे। ये आ गए। अब मनुष्य हो गया, जंतु सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से कौन आएगा? बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, इसके अलावा फंजाई मतलब कवक आएंगे। दूसरा अजैविक घटक, अजैविक घटक में मृदा आएगी, मिट्टी आएंगी, ये प्रकाश भी अजैविक घटक है, पानी भी अजैविक घटक है, ये नदियां, पहाड़, पर्वत, जितने भी कुछ चीजें पदार्थ के रूप में दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? अजैविक घटक है। और पर्यावरण के अंदर अध्ययन क्या कर रहे हैं कि ये जैविक घटक इन अजैविक घटक से कैसे प्रभावित हो रहा है, या ये अजैविक घटक जैविक घटक से कैसे प्रभावित हो रहा है। अच्छा, भगवान ने इतना बैलेंस बनाया कि एक दूसरे में कोई घमंड नहीं कर सकता। जैसे हम घमंड करें कि हमारे बिना इस पर्यावरण के अजैविक घटक का अस्तित्व नहीं है,
तो हमारी भी ये गलतफहमी है। या ये पर्यावरण के अजैविक घटक घमंड करे कि हमारे लिए जीव का कोई जरूरत नहीं है। दोनों की एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि दोनों की अंतः क्रिया जो हो रही है वही पर्यावरण का विषय है। भाई हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो वो कैसे ले रहे हैं, हवा को ले रहे हैं, तो हवा तो अजैविक घटक हुआ, मतलब हमारे सांस लेने के लिए इस अजैविक घटक की अनिवार्यता है। ठीक है, अजैविक घटक है, लेकिन अजैविक घटक में अब हम कैसे हम सजीव हैं, मतलब हमको सजीव अपने जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन भी लेना है तो अजैविक घटक से दे रहा है। अनाज भी उगाना है तो मिट्टी में उगाना है। हमको प्रकाश भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश भी हमको मिलेगा, वह भी अजैविक घटक है। इसका मतलब हमारे इस पर्यावरण के अंदर जीव कैसे अजैविक घटक से संबंधित हैं, या अजैविक घटक का प्रभाव क्या पड़ रहा है। प्रदूषण में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्रियाकलापों से इस पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, अपने परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। भाई कि हम अगर आप गाड़ी से आएंगे तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा, उसमें पेट्रोल डालेंगे तो जलेगा, SO2 निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, इस पर्यावरण के अंदर मिलेगा, वायुमंडल के अंदर निकलेगा और प्रदूषण उत्पन्न होगा। मतलब हमने क्या किया कि जो पर्यावरण का मूल नेचर था उसको परिवर्तित किया है। अभी देहरादून में बादल फट गया, आपदा ही आ रही है लगातार। ये आपदा आ रही है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पहाड़ों को स्वतंत्र रूप से नहीं रहने दिया। हमने बड़े बड़े टाइगर रिजर्व जो बनाए गए हैं उसमें मानव गतिविधियों को बढ़ा दिया, उनकी प्रजनन में समस्या आ गई। कई सारे आप देखेंगे जंगलों की प्रजातियां जो एकांत की डिमांड करती थी, उसमें हमने लाइट लगा दिया, प्रकाश लगा दिया, उसमें हमने रोड बिछा दिया। तो मानव अपने क्रियाकलापों से क्या कर रहा है, पर्यावरण को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। इसीलिए इस पर्यावरण के कारकों से मनुष्य और अन्य जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी पूरे संबंध का अध्ययन कहां करेंगे, पर्यावरण के अंदर करेंगे। इतनी बात तो समझ गए। तो पर्यावरण के दो घटक हुए, एक जैविक घटक जिसमें मनुष्य आता है, जिसमें जंतु आते हैं, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, सारे सजीव आते हैं। सजीवों को अंग्रेजी में लिविंग बीइंग कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। अब कोई जीव सजीव है, इसके भी अपने कुछ मापदंड हैं, उसको अलग क्लास में पढ़ा जाएगा। अब अजैविक घटक में क्या आएगा, यह वायुमंडल आएगा, यह सूर्य का प्रकाश आएगा, ये पानी आएगा, ये मृदा आएंगे, ये पहाड़ पर्वत आएंगे। तो ये सब क्या हो गए, अजैविक घटक हो गए। और इस पर्यावरण विषय के अंदर, ईवीएस के अंदर या इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर, परिस्थिति और पर्यावरण के अंदर इसी का आपस में हमको संबंध पढ़ना है। संबंध कैसे पढ़ना है, हमने कहा इस पूरे पर्यावरण का प्राणवायु है डायवर्सिटी। लेकिन वो डायवर्सिटी कैसी डायवर्सिटी, जैविक विविधता की हम डिमांड कर रहे हैं। एक डोडो पक्षी की कहानी पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो एक मिनट में सुन लेते हैं कि एक पक्षी था डोडो पक्षी, डोडो पक्षी उसका नाम था, गूगल करके पढ़िएगा उसके बारे में। हाँ, एमपी सर वाले ने मॉरिशस में पाया जाता था। तो डोडो पक्षी की कहानी चलिए बताए तो बढ़िया बात की, हम 60 में बता देते हैं। तो डोडो पक्षी क्या था कि डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था, और जब पुर्तगालियों का आवागमन बढ़ा, किसी पुर्तगाली ने एक दिन डोडो पक्षी के मांस को खा लिया था। उसके डोडो पक्षी की थी आंखें छोटी होती है, उड़ नहीं पाता, पंख छोटे होते थे, विलुप्त हो गया है अब। तो डोडो पक्षी के मांस को जब उसने खाया उसको बड़ा अच्छा लगा। इतिहास में जब पढ़ेंगे कि अकबर के दरबार में भी जब पुर्तगाली आए थे तो अकबर को खुश करने के लिए उसी डोडो पक्षी का मांस भेंट किया था। इतिहास में भी ये प्रसंग आता है, एमपी सर वहीं से लिए होंगे। तो जो है वो उनको दिया था कि भाई उनसे व्यापारिक संबंध बन जाए, अच्छा उनके यहाँ भाई वो राजा थे तो उनके दरबार में उनको पेश किया गया था। इससे हुआ क्या, डोडो पक्षी का जो आश्रय था, हैबिटेट था, वह गूलर वृक्ष हुआ करता है। ज्यादातर मॉरिशस में गूलर पाए जाते थे। गूलर से परिचित है, गूलर पे के आसपास वो रहता था डोडो पक्षी, गूलर के फल को खाता था। ठीक है, और फल को खाता था, आराम से उस पर छोटी ऊंचाई पर उड़ पाता था, उस पर रहता था। लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि डोडो पक्षी का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो मानो बड़ा भाई कितना वैसे लालची प्राणी है, तो उसको क्या किया, धीरे धीरे करके सब लोग आक्रमण करने लगे। आसानी से पकड़ भी आ जाता था, मुर्गे से थोड़ा बड़ा भी होता था, मांस भी ठीक मिल जाता था, स्वादिष्ट भी रहता था। सब लोगों ने खूब भर भर के खाया। इससे का परिणाम क्या हुआ 150 वर्ष के अंदर, कि धीरे धीरे पूरा डोडो पक्षी समाप्त हो गया। जब डोडो पक्षी समाप्त हो गया, उसके 30-40 साल 50 साल बाद देखा गया कि पूरे गूलर वृक्ष भी वहां से समाप्त हो गए, मॉरिशस से समाप्त हो गए, नई प्रजातियां उगी नहीं रही थी।
तो वैज्ञानिकों ने इसमें रिसर्च किया कि क्या कारण था कि डोडो पक्षी के समाप्त होने से गूलर वृक्ष समाप्त हो गया। तो अध्ययन में पाया गया कि डोडो पक्षी जब उस गूलर के फल को खा रहा था तो उसके अंदर सीड था, बीज था, और बीज पर एक कठोर संरचना थी सेल्यूलोज की, जो उसको एक तरह से बड़ी कठोर होती थी, और जब वो डोडो पक्षी के पेट में जाता था बीज तो उसको पचाता था, ऊपर की लेयर हट जाती थी, और जब वह अपना मतलब वो निकालता था उसको मल के रूप में बाहर, तो मिट्टी में आता था और आसानी से अंकुरित होकर के नए वृक्ष को जन्म दे देता था, नए वृक्ष को जन्म दे देता था, जिससे गूलर की विविधता बनी हुई थी। कहने का मतलब है कि जैव विविधता को इसलिए कहा गया। अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है, 72 बार पूछ चुका, हर टेट के पेपर में रहेगा कि जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या है? टेस्ट नहीं है। सोचिए कि जैव विविधता में ह्रास जो आया है या प्राणियां जो विलुप्त हो रही जैव विविधता के ह्रास के कारण, उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? तो हम कहेंगे आवासों का विनाश। क्या कहेंगे? यही शब्द लिखा रहेगा पेपर में, आवासों का विनाश। अगर किसी भी प्रजाति को नष्ट करना है, उसके आवास को नष्ट कर दीजिए। आपके यहां से चीता गायब हुआ, क्यों गायब हुआ? क्योंकि आपने चीता के आवास पर ही हमला बोल दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, हम लोगों को सबसे अच्छा कहां लगता है? अपने घर। अपने घर सबसे अच्छा। 5 स्टार में भी जाएंगे तो आपको घर की याद आएगी। एक रात तो आपको मजा आएगा, अगले रात से घर की याद आएगी। क्योंकि आवास क्या होते हैं कि किसी भी जीव का सबसे अनुकूल जगह होती है, जहां वो बनियान में सोना चाहता है, कि फुल पैंट पहन के सोना चाहता है, कि कंबल ओढ़ के सोना चाहता है, क्या करना चाहता है, स्वच्छंद है। रिश्तेदारी में भी जाता है, ननिहाल में भी, तो बाथरूम जाने के लिए भी संकोच करता है। साधारण बात है कि नहीं? घर में तो कोई संकोच नहीं करता है, मुझे बाथरूम जाना है, आराम से धड़ल्ले से जाता है। इसका मतलब किसी भी प्रजाति का सबसे अनुकूल जगह उसका घर होता है, मतलब आवास होता है। तो अगर जैव विविधता को हमको बनाए रखना है तो उनके आवासों का संरक्षण करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया के अंदर जैव विविधता को बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास जो किए जा रहे हैं, आवासों के संरक्षण के लिए किया रहे, कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, उनके आवास को हम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अगर हम मूंगा की चट्टानों को संरक्षित किए होते, मूंगा की चट्टानों को संरक्षित किए होते, या प्रकृति में उनका टेम्परेचर बढ़ने के कारण से मूंगा की चट्टानें नष्ट नहीं होती, तो क्या होता? तो आज मूंगा जीव जिंदा होते, मूंगा जीव की विविधता पाई जाती और नई नई दीवार फिर बन रही होती, जिससे लाखों प्रकार की प्रजातियां मछली की और जलीय जीव की वह प्रकृति में होते जो विलुप्त हो रहे हैं। किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है आवासों का विनाश। इसलिए बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा कि भाई जैव विविधता का ह्रास का सबसे बड़ा कारण है आवासों का विकास, आवासों का विनाश। आवासों का विनाश। आवास क्या होते हैं? जहां पर कोई जीव निवास करता है, निवास करता है, क्योंकि आवास ही किसी जीव के निवास का सबसे मूल चीज होता है। हमको पर्यावरण में यही सब छोटी छोटी बातें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ा होगा। थोड़ा सा हमने आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सारी बातें बताई हैं कि पर्यावरण में कोई बड़ी बात नहीं पढ़नी है, यही जो हम पढ़ते हैं। हम जंगल काटेंगे, जंगली जीव कहां जाएंगे बेचारे? कहां जाएंगे? उनको तो रखने की जगह चाहिए, जंगल था उनका। अब हाथी डिस्टर्ब होगा, बाघ डिस्टर्ब होगा, चीता डिस्टर्ब होंगे, फिर आप उनके, अभी आप चीता की कई प्रजातियां ले आए कुनू नेशनल पार्क में, लेकिन लाने के बाद भी वो सब मर गई, ज्यादातर मर गए चीता की प्रजातियां। क्यों? क्योंकि आपने आवास उनका चेंज कर दिया, उनके अनुकूल। ठीक है, वो सारी दशाएं आपने दिया। भारत में चीता की प्रजातियां बहुत पाई जाती थी, वो सारे कंडीशन भी हमने वहां पर दिए, उसके बाद भी वो मर गई, सरवाइव नहीं कर पाए। तमाम उनके वो कुछ ही सरवाइव कर पा रहे हैं, नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका आवास आपने चेंज कर दिया। आवास आपने चेंज किया, सारी दशाएं दिया। अपने घर जैसी सुविधा आपको होटल में मिले कि 5 स्टार बड़ा बढ़िया होता है, घर जैसी सुविधा मिलती है। किसी को 10 दिन रख दीजिए, मैं तो 10 दिन रुकता हूं एक बार में होटल में, 15 दिन रुकता हूं जब, तो लगता है एक एक दिन, 3-4 दिन के बाद एक एक दिन गिनता हूं कि चौथा दिन बीत गया, 5वां दिन बीत गया, 6वां दिन बीत गया, 7वां दिन बीत गया। क्यों भाई? क्योंकि उसके बाद सब कुछ आपको दीवार दीवार नजर आता है, सब बेकार लगता है, आपको लगता है कि अपने घर चलते तो बड़ा सुकून रहता, बड़ा सुकून, क्योंकि हमारा आवास हमारा घर है, हमारा घर है। तो इसी का अध्ययन हमको करना है। अब आते हैं भोजन पे। ठीक बात समझ में आई है?
तो दो बात हमने बात बात में आपको बता दिया, हिट प्रश्न बता दिया कि जैव विविधता क्या है, जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों का पाया जाना, जैव विविधता बनी रहे इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, उनके आवासों का विनाश हमको नहीं करना चाहिए, आवासों का संरक्षण करना चाहिए। गौरैया नहीं दिख रही है क्योंकि हमने गौरैया के आवासों पर हमला बोल दिया। अब उसके कई सारे रीजन है, उसको हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है भोजन, तो सब लोग हेड डालेगा भोजन। भोजन भाई, फूड, घबराइएगा नहीं। 3 दिन हमारी क्लास जब लगातार लेंगे फिर चौथे दिन आपको आनंद आएगा। एक दिन हो गया था, दूसरा दिन है, अब तीसरे दिन आप हमको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 दिन हम जानते हैं कई लोग नहीं एक्सेप्ट करते, हमको नहीं करते हैं। 2 दिन नहीं करते, कठिन कठिन बात करते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी छोटी। अपने आप को हम बहुत, हमारा सारा प्रयास है कि हम कम से कम आपको कैसे कम में बताएं, क्योंकि जब हम बताने लगते हैं कि टॉपिक 3-3 घंटा बोलने लगते हैं, 4-4 घंटा, जैव विविधता पर हम 20 घंटा बोल सकते हैं। तो इतना नॉलेज हमारे पास है, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 20 घंटा हम आराम से बोल सकते हैं। लेकिन हमको यह करना है कि आपको कम से कम में कैसे, जैसे हमने कहा कि जैव विविधता का ह्रास का सबसे बड़ा कारण है आवासों का विनाश। क्योंकि मैं अभी यहां बैठे बैठे प्रश्न को देखा, मैं 2 घंटा पहले आ गया था, तो प्रश्न देख रहा था आपकी कि क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो सारे टॉपिक के प्रश्न मैंने देख लिया, 4-5 साल के पेपर को। ठीक है, तो भोजन, अब भोजन तो सब लोग परिचित है, कोई ऐसा जो भोजन से नहीं परिचित है? भोजन मतलब कोई भी जीव जो कुछ खाए पिए वही उसका भोजन है, भोजन है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प बात है कि मनुष्यों में हम लोग खास करके भारतीय, और भारतीयों में खास करके यूपी बिहार ये सब लोग हिंदी भाषी पट्टी वाले लोग, भोजन को हम ठोस ही मानते हैं। क्यों? हमको 4 गिलास नारियल का पानी पिला दीजिए, 1 लीटर दूध पिला दीजिए, और उसके बाद घर पहुंचे के कहेंगे भाई आज तो खाना ही नहीं खाया, आज तो खाना ही, जब तक 5-6 रोटियां, इतनी सब्जी, चावल इतना, जब तक ये सब इस पेट में नहीं जाएगा हम भोजन मानेंगे ही नहीं मानेंगे। क्योंकि हम सभी भारतीयों की ये टेंडेंसी है कि भोजन को सिर्फ सॉलिड रूप में ही मानते हैं। क्योंकि नारियल पानी में क्या भोजन नहीं था? चाय भी भोजन है, दूध भी भोजन है, जूस भी भोजन है, रोटी भी भोजन है, पिज्जा बर्गर भी भोजन है, नूडल्स भी भोजन है। जो कुछ हमने खाया सब भोजन है, वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या लिक्विड। गैस के रूप में हम भोजन नहीं लेते, कि लेते हैं? कोई गैस के रूप में भोजन लेता है? नहीं लेता है। इसका मतलब हम भोजन सभी ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करते हैं 2 रूप में, सॉलिड के रूप में और लिक्विड के रूप में। अब जो भी कुछ भोजन हम ग्रहण करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, क्या जरूरत थी भोजन करने की? तो भोजन ग्रहण करने के पीछे मुख्य वजह क्या था कि हमको 2 चीजों की जरूरत है। सबसे मुख्य चीज, हमको ऊर्जा चाहिए, नहीं तो आप यहां बैठे ही नहीं रहेंगे, तुरंत चले जाएंगे, हम भी बोल नहीं पाएंगे। ऊर्जा चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए भाई? हमको ऊर्जा चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर तमाम प्रकार की उपापचयी क्रिया चल रही है। उपापचयी क्रिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। अब कुछ शब्द तो आएंगे ही आएंगे, अब शब्द हम नहीं हटा सकते, हटा देंगे तो मूल भाव ही खत्म हो जाएगा। हमने कहा कि हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, पहला वजह है कि ऊर्जा चाहिए, सबसे बड़ा वजह है ऊर्जा चाहिए। दूसरा वजह है कि हमारे अंदर तमाम प्रकार की उपापचयी क्रिया चल रही है। उपापचयी क्रिया क्या चल रही है? जैसे श्वसन हम कर रहे हैं, हमारे अंदर पोषण चल रहा है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजों का निर्माण चल रहा है, कुछ प्रोटीन बन रहे हैं, कुछ वसा बन रहे हैं, कुछ मसल्स बन रहा है, तमाम चीजें, हमारा वृद्धि विकास हो रहा है, सेल्स का निर्माण हो रहा है, तो हमारा निर्माण चल रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है भाई कि हमको कुछ रोधी पदार्थ भी चाहिए जो बीमारी उमारी से बचाएगा। रोधी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल। अभी हम पूरा लिखा भी देंगे आपको बोल के, मजा आएगा आपको। हमने क्या कहा कि किसी भी जीव, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, सभी जीव को भोजन चाहिए, इसलिए मनुष्य को भी भोजन चाहिए। क्यों भोजन चाहिए? क्योंकि भोजन को लिए, भोजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको ऊर्जा की जरूरत है। हम भोजन इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, उपापचयी क्रिया। अब एक शब्द यहां आ गया, उपापचयी क्रिया। किसी भी जीव के अंदर जितनी भी क्रिया चल रही है उसको विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर तो कहेंगे, पेड़ पौधे के अंदर भी कहेंगे, गाय भैंस के अंदर भी कहेंगे, बकरी के अंदर भी कहेंगे। अब वो क्रियाएं क्या है? श्वसन भी उपापचयी क्रिया है,
पोषण भी उपापचयी क्रिया है, निर्माण भी हो रहा किसी चीज का उपापचयी क्रिया है, रोधी पदार्थ है, कोई है प्रोटेक्टिव मटेरियल है, ये अलग हो गया। तो उपापचयी क्रिया का मतलब प्रजनन भी उपापचयी क्रिया है, अपने जैसे संतति को जन्म देना वह भी क्या है, उपापचयी क्रिया है। तो किसी जीव के अंदर जितनी क्रियाएं चलती हैं उन सभी को उपापचयी क्रिया चाहते हैं, और इन सभी उपापचयी क्रिया के लिए और ऊर्जा के लिए किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। अब भोजन हम जो प्राप्त कर रहे हैं, हमने कहा अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा, ठोस और द्रव के रूप में हम भोजन को प्राप्त करेंगे। इतना देर पढ़ने लगे तो फिर तो क्लास थोड़ा हमारी ज्यादा मैं लगवाऊंगा, ठीक है। इतने देर के लिए फिर हम इलाहाबाद से क्यों आए, हाँ तब तो फिर बात ही कुछ हम नहीं कर पाएंगे। जब हमारी क्लास आए तो कम से कम 2-2 घंटा में क्लास लूं, मुझे 1 घंटा क्लास में आज तक लिया नहीं हूं, मुझे मजा नहीं आता। चलिए हमको आधा घंटा तो हम आपसे बकवास वाली बात कर देते हैं, लेकिन वो बकवास ही परीक्षा के सीधे प्रश्न है। जो मैं यहां बोलता हूं सब प्रश्न है, सब प्रश्न है। पीसीएस आईएएस में तो सीधा सीधा प्रश्न छप जाता है, आईएएस मेंस में भी 3 प्रश्न अब की बार मेरे नोट से डायरेक्टली है। तो आईएएस में जब प्रश्न छप जाते हैं टेट का कोई बड़ी बात नहीं है, आईएएस में सीधे सीधे प्रश्न छप जाते हैं कि मेरे नोट से सीधे सीधे छपते हैं, इसीलिए मैं जाना जाता हूं। हमने कहा कि ठोस और द्रव के रूप में होगा, भोजन किस रूप में आएगा, ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा के लिए चाहिए, उपापचयी क्रिया के लिए चाहिए, श्वसन पोषण निर्माण और रोधी पदार्थ के लिए चाहिए। अब रोधी पदार्थ का मतलब क्या है भाई, प्रोटेक्टिव मटेरियल, अंग्रेजी लिख दिया, प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना कि यहां बैक्टीरिया उड़ रहा है हमारे अंदर आएगा तो हमको बीमार करेगा, तो हमको बीमार ना करे, इसलिए हमारा शरीर मजबूत रहे, हम इससे लड़ पाए, तो एक प्रोटेक्टिव मटेरियल के रूप में भी हमको भोजन चाहिए, ठीक है। तो एक भोजन की परिभाषा लिखते चलते, नहीं तो फिर एकदम जीरो से चल रहे हैं। सभी जीवों को ऊर्जा श्वसन पोषण निर्माण रोधी पदार्थ के लिए आराम से के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन आगे पूर्ण विराम के बाद भोजन ठोस या द्रव के रूप में हो सकता है, ठोस या द्रव के रूप में हो सकता है। भोजन शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है, भोजन शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है। अब देखिए वाक्य क्या बोल रहा हूं कि शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है, इतना लिख के रुकिएगा 1 मिनट के लिए। भोजन शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है, इसका मतलब भी लगा दिया कि ताप भी नियंत्रित करता है, तो शरीर का ताप मुख्य रूप से नहीं नियंत्रित करता, लेकिन कोई 5 दिन भोजन छोड़ दे हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, फ्लैक्चुएट कर जाएगा, टेम्परेचर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस है, वो गड़बड़ा जाएगा। और हम लोग स्थिर ताप वाले प्राणी हैं, हम लोग कैसे प्राणी हैं, आराम से, हम लोग स्थिर ताप वाले प्राणी हैं, हमारा ताप बदलता नहीं है, बदलेगा तो हमको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, पैर वैर दर्द करने लगेगा, शरीर दर्द करेगा। अगर हमारा शरीर का ताप फ्लैक्चुएट करता है, तो शरीर का ताप फ्लैक्चुएट करने ना करे, इसके लिए कई सारे ऑर्गन शरीर में काम करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस करता है। तो एक प्रश्न अभी आपसे पूछा जाएगा कि शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है, आप कहेंगे हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है, रक्त भी हमारा क्या करता है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है। शरीर का ताप भोजन भी नियंत्रित करता है, कोई व्यक्ति भोजन छोड़ दे लगातार 4-6 दिन 8 दिन, तो उसका ताप क्या करेगा, फ्लैक्चुएट कर जाएगा, बदल जाएगा। तो भोजन का एक काम यह भी है कि शरीर का ताप भी नियंत्रित करना,
भोजन का एक काम यह भी है, शरीर का ताप ऊर्जा देगा, उपापचयी क्रियाओं में सहायता करेगा, लेकिन शरीर का ताप भी नियंत्रित करेगा। अब लाइन चेंज करिएगा। भोजन के मुख्य घटक निम्न है। भोजन के मुख्य घटक निम्न है। मुख्य घटक निम्न है। भोजन के मुख्य घटक निम्न है। विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स। छोटी छोटी चीज पूछा जाएगा और सब आप जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, भोजन के मुख्य घटक निम्न है। यही है घटक। ये घटक जो है ये किसके आधार पर है? रासायनिक संगठन के आधार पर। प्रोटेक्टिव मटेरियल हम समझा रहे हैं, आप जैसे लिखा रहे हैं बस लिख लीजिए अभी। हमने कहा भोजन के मुख्य घटक निम्न है। ऊपर लिखा है विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और पानी। इतना ही चीज हम खाते पीते हैं। ये सभी जो डिवीजन है या इसके रासायनिक संगठन के आधार पर है। वैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडे मांस मछली खाते हैं, तेल खाते हैं, लेकिन ये जो डिवीजन है किसके आधार पर है? रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर जो भी कुछ हम भोजन में ग्रहण करते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, घी, तेल, फल, जो भी कुछ खा पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, नारियल का पानी पी रहे हैं, उसको अगर रासायनिक रूप से आप बांटेंगे तो या तो विटामिन होगा, खनिज पदार्थ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा, प्रोटीन और पानी मिलेगा। अच्छा, कोई चीज में कोई चीज ज्यादा हो, जब रोटी खाएंगे, लिख रहे हैं कि आप लोग जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी में सबसे ज्यादा कार्ब मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन प्रोटीन कम मिलेगा। चावल खा रहे हैं तो चावल से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा। अब घी खा रहे हैं तो वसा मिलेगा, तेल खा रहे हैं वसा मिलेगा। ठीक है, सब्जियां खा रहे हैं तो ज्यादातर सब्जियों से अगर बीन्स को हटा दिया जाए, फलियों वाली सब्जियों को हटा दिया जाए, राजमा वाजमा को, बोड़ा ओड़ा को, तो हम जो सब्जियां खा रहे हैं ज्यादातर उसमें से फाइबर मिलेगा और विटामिन मिलेंगे। अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा रासायनिक संगठन के आधार पर किसी भी भोजन को आप इतने भाग में बांट सकते हैं: विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी। तो विटामिन और खनिज को हम कह रहे रोधी पदार्थ हैं। इनकी जरूरत इसलिए है कि अगर इनकी इफिशियंसी करेंगे, कमी करेंगे भोजन में, 2 मिनट बस चल रहा है, इनकी कमी करेंगे तो इनकी अगर हम कमी कर देंगे भोजन के अंदर
तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाएगी? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण समझते हैं इतनी बात को, कि अगर विटामिन क्या है, मान लीजिए आपने पीले फल खाना बंद कर दिया, दूध नहीं पी रहे हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं, पालक वालक नहीं खा रहे हैं, तो आपको क्या कमी हो जाएगी? विटामिन ए की कमी हो जाएगी। क्योंकि विटामिन ए का जो स्रोत है वह पीले फल है, पीले फल हैं, अंडा का पीला भाग है, दूध है, मछली है, इन सब चीजों में मिलेगा, पालक में मिलेगा, गाजर में मिलेगा, पपीते में मिलेगा, पके पपीते में, पके आम में, ये सब विटामिन ए मिलेगा। मान लीजिए सब नहीं खा रहे हैं, तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा? तो रतौंधी हो जाएगी, रतौंधी होगी, जीराफ थैलेमिया, दो बीमारी प्रचंड रूप से होगी। जीराफ थैलेमिया एक बीमारी होगी, दूसरी रतौंधी होगी। तो जीराफ थैलेमिया में आंख के आंसू खत्म हो जाएंगे। एक बीमारी होती है उदाहरण के रूप में कि विटामिन ए कोई नहीं लिया तो उसको एक बीमारी हुई जीराफ थैलेमिया, हम नोट कराएंगे, आप परेशान न रहिएगा। जीराफ थैलेमिया, दूसरा रतौंधी होगी। रतौंधी में तो रात होने पर दिखाई नहीं देगा, कम प्रकाश में, और जीराफ थैलेमिया में आंख के आंसू बनना बंद हो जाएगा। कई कई लोगों में सुनते हो कि आंसू इनका नहीं बन रहा, खूब चिल्ला चिल्ला रो रहे हैं, आंसू गिर ही नहीं रहा, आंसू गिर नहीं रहा, मतलब जीराफ थैलेमिया है। दुनिया में अंधापन का सबसे बड़ा कारण जीराफ थैलेमिया है। और एक हुआ क्यों? क्योंकि उसने विटामिन ए नहीं खाया, रेटिनॉल को नहीं खाया, पीले फल नहीं खाया, दूध नहीं पिया, अंडे नहीं खाया, पालक नहीं खाया, पपीता नहीं खाया, गाजर नहीं खाया, जहां से विटामिन ए मिलता उसने भोजन में लिया ही नहीं लंबे समय तक, तो उसको क्या हो गया? जीराफ थैलेमिया, अंधापन आ गया। इसका मतलब जो विटामिन हुआ, अगर इसकी हम पूर्ति शरीर में नहीं करेंगे तो जो आर्गन का काम है वह नहीं करेगा, या वो ऊतक का विकास नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा गया रोधी पदार्थ, प्रोटेक्टिव मटेरियल। शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। लेकिन बीमारियों से क्या बचाता है? ये बैक्टीरिया से हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, बैक्टीरिया से हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। ये रक्षा किससे कर रहा है? अंग का जो काम है उसको कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई विटामिन सी नहीं खाएगा, उसको स्कर्वी होगा, मतलब घाव बन जाएगा, घाव नहीं भरेगा। स्कर्वी क्या है? कि मसूड़ों में घाव हो गया, घाव भर ही नहीं रहा है, घाव भर नहीं रहा है, उसी में एंटमीबा जिंजीवाइरस लग गया और पायरिया उत्पन्न कर दिया, मसूड़े उसमें खून निकलने लगा, मुख से बदबू आने लगा। तो ये विटामिन सी का काम था कि घाव भरने में सहायता करना। इसका मतलब रोधी पदार्थ उसको कहेंगे जो शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के निर्माण में, ऊतक के निर्माण में सहायता करेगा। अगर हम उसकी कमी करेंगे, भोजन में नहीं लेंगे, तो उससे संबंधित बीमारी होगी। ए कम करेंगे तो रतौंधी होगा, जीराफ थैलेमिया होगा। डी कम करेंगे तो हड्डियां प्रभावित हो जाएंगी, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। ऐसे हम कोई भी विटामिन की कमी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं कम, तो हमको स्कर्वी रोग हो जा रहा है। अगर हम B1 की कमी करेंगे, थायमिन की, तो हमको बेरी रोग हो जाएगा। मतलब हमको वो लेना जरूरी है, अगर नहीं लेंगे तो हम बीमार होंगे। इसी बात को कहा जाता है प्रोटेक्टिव मटेरियल, रोधी पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? ऊर्जा देगा। अगर हम चावल ना खाएं, रोटी ना खाएं, प्रोटीन ही पिए, दिन भर प्रोटीन पिए, हरदम सुस्त सुस्त पड़े रहेंगे, सुस्त सुस्त पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि सुस्त सुस्त इसलिए पड़े रहेंगे क्योंकि ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, वो चावल रोटी इत्यादि में मिलेगा। वसा भी काम क्या करेगा कि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा उस समय ऊर्जा देगा। संचित भोजन है, संचित भोजन है, त्वचा बनाएगा। कुछ महिलाएं सुनते हैं कि अपने डाइटिंग में क्या करी कि तेल ही बंद कर दिया, घी बंद कर दिया। तेल घी बंद कर दिया तो नट्स लेना पड़ेगा, तेल घी बंद किया तो नट्स खाना पड़ेगा। वसा को बंद नहीं कर सकते, वसा को बंद करेंगे तो ब्रेन का अधिकांश हिस्सा वसा से बना है, हार्मोन्स वसा से बने हैं, 72 बीमारी अंदर आ जाएगी। तो वसा खाना है, भले वो मोटापा के डर से हम छोड़ नहीं सकते। हम वसा तेल नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, तो बादाम खाना पड़ेगा। हमको ऐसी चीजें लेना पड़ेगा जिसमें तेल मिले, नट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। और प्रोटीन तो निर्माण का पदार्थ दाल वाल से मिलेगा, अंडे मांस से मिलेगा, इसको खाना पड़ेगा। और पानी तो सबको चाहिए। ये कुछ आवश्यक घटक हैं भोजन के। आज मैं सर से बात करूंगा कि इस तरह से पढ़ाने से न कोई मजा आएगा न कुछ आएगा, क्योंकि ये आधे घंटे ही हम बात ही लग रहा करे हैं, तो कम से कम 2 घंटे की क्लास हमारी मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है? हाँ, अब आप पढ़िए। नहीं आवाज करिए अब।